सूर्य, थॉर, ज्यूस। हजारों सालों तक प्राचीन मिथ्स आसमान से धरती पर आने वाले देवताओं के बारे में बात करते आए हैं। जब भी कोई आसमान से धरती पर उतरा है, तब तेज आवाजें हुई हैं, बिजली कड़की है और आग और धुआं दिखाई दिया है। वो जरूर किसी बहुत शक्तिशाली और जादुई दुनिया से आए होंगे, जैसे कि स्टार्स। पर आसमान पर अपनी अलौकिक शक्तियों से राज करने वाले ये रहस्यमय जीव आखिर कौन थे? ऐसा हो सकता है कि ज्यूस का थंडरबोल्ट और थॉर का हैमर असल में हथियार हो ही नहीं। क्या ये गॉड्स हमारे प्राचीन पूर्वजों के दिमाग की कल्पना की पैदाइश थी, या फिर उन्होंने उन घटनाओं का विवरण लिया जो उन्होंने देखा और उसे बयान करने का उनके पास और कोई तरीका नहीं था? दुनिया भर में लाखों लोगों का ऐसा मानना है कि हिस्ट्री में दूसरी दुनिया के जीव हमसे मिलने आए थे। और अगर ये सच है, तो क्या एंशिएंट एलियंस ने हमारी दुनिया के इतिहास को रचा है? और क्या हमारे पूर्वजों के देवी देवता दूसरी दुनिया से आए हुए थे? इन सवालों के जवाब ढूंढने और इतिहास के पन्नों में दफन सच को बाहर लाने से पहले, अगर आप भी यूनिवर्स के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों यानी मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज को और बेल आइकन दबाएं, ताकि साइंस और हिस्ट्री का कोई भी रहस्य आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं ट्रॉय शहर से। ट्रॉय तुर्की का ये छोटा सा शहर करीब 150 साल तक मॉडर्न हिस्ट्री में हुई सबसे कमाल की आर्कियोलॉजिकल खोजों में से एक का केंद्र रहा है। 1868 में एक अमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट हाइनरिक श्लेमैन एक शहर की खोज में निकल पड़े, जो कि उनके मुताबिक ट्रोजन वॉर का गढ़ था, जिसका उल्लेख दुनिया के सबसे कमाल के क्लासिक लिटरेचर में से एक होमर की एपिक पोएम द इलियड के पन्नों में मिलता है। 8वीं सदी बीसी में लिखी गई होमर की द इलियड गॉड्स के बीच ईर्ष्या और जलन से पनपे एक महान युद्ध की कहानी है, जहां ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना था कि ट्रोजन युद्ध बस एक काल्पनिक कहानी है। श्लेमैन ने तय कर लिया था कि वो इस कहानी को सच साबित करके रहेंगे। उनकी खोजों ने आर्कियोलॉजी की दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने इलियड की एक कॉपी की मदद से ट्रॉय को ढूंढने की कोशिश की, एक बड़ा गड्ढा खोदा और आखिर में उन्होंने सिटी ऑफ ट्रॉय को ढूंढ निकाला। पर सवाल ये है कि अगर होमर की ट्रॉय की कहानी सच्ची थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी ग्रीक दंत कथाएं और कहानियां भी सच्ची हों? क्या एक शक्तिशाली गॉड्स और गॉडेस वाकई में एग्जिस्ट करते थे? अगर हाँ, तो फिर वो कहां से आए होंगे? हेलस, जिसे ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, वहां हर रोज हजारों टूरिस्ट पुराने जमाने के गॉड्स के सम्मान में बनाए गए मंदिरों और इमारतों को देखने के लिए आते हैं। एक्रोपोलिस, डेल्फी, पार्थेनन, टेम्पल ऑफ अपोलो, ये प्राचीन जगहें उन शक्तिशाली जीवों को मिलने वाले सम्मान को दर्शाती हैं जो हजारों साल पहले पूरी दुनिया पर राज किया करते होंगे। अगर आप दुनिया भर की माइथोलॉजीज में देखें, तो आपको ऐसी कई कहानियां मिलेंगी जिनमें गॉड आसमान से धरती पर उतरते हैं, और गॉड्स के आसमान से धरती पर उतरने को हर जगह बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। वर्णन ऐसे हैं जैसे वो हवा में तैरते हुए आ रहे हों। वो चलते नहीं थे, बल्कि आसमान में उड़ते थे। प्रश्न ये उठता है कि अगर एंशिएंट ग्रीक्स ने उनके यूनिवर्स को प्रिमिटिव रूप से समझने के लिए देवी देवताओं की कहानियों की रचना की, तो फिर वैसे ही दिखने वाले देवी देवताओं के विवरण दुनिया के अलग अलग हिस्सों और कल्चर्स में कैसे पाए जाते हैं? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था, या फिर ये देवता किसी एक दुनिया से आए थे और वहां से ट्रैवल करके अर्थ पर आए थे? 3800 बीसी में दुनिया की सबसे पहली सभ्यता सुमेरियन से हमें इन जीवों के विजुअल डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और एक ऐसे समय के बारे में पता चलता है जब गॉड्स इंसानों के बीच रहा करते थे। वो अपने गॉड्स को अनुनाकी बुलाया करते थे, जिसका मतलब था स्वर्ग से धरती पर उतरे हुए लोग। माइथोलॉजी आसमान से धरती पर उतरने वाले गॉड्स की कहानियों से भरी हुई है, क्योंकि माइथोलॉजी इंसानों से देवताओं के रिश्ते के बारे में बात करती है। इसीलिए हमें दोनों के बीच होने वाली बातचीत और मेल मिलाप की कई कहानियां मिलती हैं। एरिक वॉर्न डेनिकर ने अपनी बुक ओडिसी ऑफ द गॉड्स में तर्क दिया है कि दुनिया भर की धार्मिक किताबों में देवताओं के नहीं, पर सुपर नेचुरल जीवों के इंसानों से बातचीत के किस्से पाए जाते हैं।
कुछ हजार साल पहले जब हमारे पूर्वज प्रिमिटिव हुआ करते थे, शायद कुछ दूसरी दुनिया के जीव हमारे प्लेनेट पर उतरे और उनकी टेक्नोलॉजी की समझ ना होने की वजह से हमारे पूर्वजों को गलतफहमी हो गई और उन्होंने उन एलियंस को गॉड्स मान लिया। ग्रीस की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट ओलिम्पस को ही देखिए। एंशियंट मिथ्स के हिसाब से यह जगह गॉड्स का घर हुआ करती थी और यहीं माउंट ओलिम्पस पर अपने थ्रोन पर बैठकर ज्यूस इंसानों की तकदीर का फैसला लिया करते थे। जहां पर भी माउंट ओलिम्पस का जिक्र हुआ है, बताया गया है कि उसकी चोटी पर एक शानदार महल हुआ करता था जो बहुत खूबसूरत था। मंदिर की दीवारें हमेशा सोने, चांदी और दीवारों पर लगी छोटी छोटी लाइट्स की चमक से जगमगाती रहती थीं, जो किसी हीरे जैसी लगती थीं। पर अगर आप इसे एक अलग नजरिए से देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जगह माउंट ओलिम्पस किसी पहाड़ी पर बना कोई महल ना हो, बल्कि एक स्पेसशिप हो? क्योंकि बताया जाता है कि कई बार माउंट ओलिम्पस पर बादल गरजते थे और उसका ऊपरी हिस्सा हवा में तैरने लगता था। पर अगर माउंट ओलिम्पस एलियंस का घर हुआ करता था, तो क्या ज्यूस उन एलियंस के लीडर थे? इलियाड और ओडिसी के हिसाब से ज्यूस को हमेशा हाथ में लाइटनिंग बोल्ट पकड़े हुए देखा जाता है। वो दिखने में एक बहुत ही खतरनाक वेपन जैसा लगता है। अपने इस थंडर बोल्ट से वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर सकते थे। इसी तरह ज्यूस के भाई समुद्र के देवता पोसाइडन के हाथ में हमेशा ट्राइडेंट देखा जाता है। वो उस हथियार की मदद से सुनामीज और टाइडल वेव्स क्रिएट कर सकते थे। पोसाइडन का ट्राइडेंट एक भाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार माना जाता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लाइटनिंग बोल्ट और ट्राइडेंट असल में एक डायरेक्टेड एनर्जी डिवाइस हो? कहा जाता है कि अपोलो भी शक्तिशाली ग्रीक गॉड्स में से एक थे जो अपने अग्नि रथ पर सवार होकर आसमान में घूमा करते थे। अपोलो वहां पर रहने वाले यंग ग्रीक्स के टीचर हुआ करते थे। उन्होंने उन्हें पहाड़ों पर इमारतें बनाना सिखाया, रोड्स बनाना सिखाया, एस्ट्रोनॉमी सिखाई। कई सदियों बाद जब रोम ने यूरोप और मेडिटेरेनियन पर राज किया, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक रोमन्स ग्रीक्स गॉड्स जैसे दिखने वाले गॉड्स की पूजा करते थे। ज्यूस को जुपिटर के नाम से जाना जाने लगा और पोसाइडन को नेपच्यून के नाम से। पर अपोलो को रोमन्स और ग्रीक्स दोनों में से एक ही नाम से पूजा जाता रहा। क्या ये एक कोइंसिडेंस था, या फिर जैसा कि ज्यादातर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि ये हजारों सालों पहले आसमान से धरती पर आए शक्तिशाली जीवों का ऐतिहासिक वर्णन था? उन्होंने दूसरी दुनिया से आए हुए उन जीवों को अपने देवी देवता मान लिया। पर सवाल ये उठता है कि वो यहाँ आए कैसे? हो सकता है किसी स्पेसक्राफ्ट में। हम उन कमाल की घटनाओं के बारे में दंत कथाओं में लिखते हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं होता। अगर कोई भी दूसरी दुनिया का जीव या एंशिएंट एलियन धरती पर आया होगा, तो उसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, क्योंकि इतने बड़े इवेंट को इतिहास में दर्ज तो किया ही गया होगा। अगर ग्रीक और रोमन गॉड्स की कहानियां सच्ची हैं, तो क्या उनके एग्जिस्टेंस के सबूत दुनिया के दूसरे कोनों में भी पाए जाते हैं? और अगर हाँ, तो फिर वो कहां चले गए? फ्रांस के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर ब्रिटेनी से साउथ में स्थित है यूरोप की सबसे प्री हिस्टोरिक साइट्स में से एक कार्नेक। समुद्र के तट से लगे गांव कार्नेक में करीब 3000 मेगालिथिक पत्थरों को लगभग 2 मील लंबी रोज में लगे हुए देखा जा सकता है। इन कार्नेक पत्थरों को लोकल पथरीली चट्टानों से काटकर स्टोन एज के अंत में 4500 से लेकर 2500 बीसी के बीच तक यहाँ पर लगाया गया था। ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग स्टोन कलेक्शन है। कार्नेक में लगे इन मेगालिथिक्स को देखकर अच्छे अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट्स के सिर चकरा जाते हैं। ये यकीनन एक बहुत ही विशाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहा होगा। इन ग्रेनाइट्स के ब्लॉक्स का वजन 50 से लेकर 100 और यहाँ तक कि करीब 350 टन तक जाता है। दंत कथाओं के मुताबिक कार्नेक को जायंट्स ने बनाया था, पर इन्हें देखकर ताज्जुब होता है कि इन विशाल पत्थरों को लगाने का आखिर उनका मकसद क्या रहा होगा। हजारों बड़े पत्थरों को कमाल के अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज किया गया है। उन्हें इंटरसेक्शन लाइंस में अरेंज किया गया है जो कि ट्रायंगल्स बनाते हैं, और इन्हें बस आसमान से देखा जा सकता है। हो सकता है कि स्टोन्स की ये अरेंजमेंट दूसरी दुनिया के जीवों से बात करने का कोई तरीका हो। एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडर ने हाइपरबोरिया नाम की एक मिस्टिकल लैंड के बारे में लिखा है, जो दूर नॉर्थ की तरफ पड़ती थी और जहां 24 घंटे सूरज निकला करता था।
दंत कथाओं के मुताबिक अपोलो हर 20 साल में अपने अग्नि रथ पर बैठकर हाइपरबोरिया जाया करते थे। शायद अपोलो ग्रीक्स से कहते होंगे कि अब मुझे कुछ और लोगों से मिलने जाना होगा, मुझे वहां जाकर उन्हें भी पढ़ाना है। और जब वो पूछते होंगे कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो वो कहते होंगे कि मैं दूर नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, हाइपरबोरिया की जमीन की तरफ। हालांकि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि कार्नेक स्टोन्स टोम मेकर्स यानी कब्र के निशान हो सकते हैं, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स को लगता है कि इन स्टोन्स को जानबूझकर एक अनोखे जियोमेट्रिक फॉर्मेशन में लगाया गया है। कुछ साल पहले फ्रांस में कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर से फ्रेंच ब्रिटनी की तस्वीरें खींची और जब उन्होंने पिक्चर्स को जोड़ा तो महसूस किया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सारी लाइंस का डिस्टेंस सेम है, 2860 मीटर या फिर 2860 मीटर का एकदम आधा। सारे एंगल्स सेम थे, पाइथागोरियन ट्रायंगल्स। ये स्टोन एज में बनाया गया एक विशाल जियोमेट्रिक पैटर्न है जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टोन एज के लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि पाइथागोरस ट्रायंगल क्या होता है। पाइथागोरस तो 420 बीसी में आया। अगर कार्नेक स्टोन्स की जियोमेट्रिक अरेंजमेंट पाइथागोरियन थ्योरम के आने से 2000 साल पहले की भी थी, तब भी सवाल वहीं का वहीं है। पत्थरों को एक सोचे समझे पैटर्न में लगाने की वजह क्या थी? कार्नेक स्टोन्स दुनिया की उन चुनिंदा चीजों में से एक है जिन्हें स्पेस से देखा जा सकता है। ये स्पेस से अर्थ को देखने वाले किसी भी विमान के लिए एक परफेक्ट मार्कर था। और कार्नेक में आने वाले कई टूरिस्ट्स बताते हैं कि वो असल में इन ग्रेनाइट मेगालिथ्स से निकलती एनर्जी को फील कर पाते हैं। इन प्राचीन काल के लोगों को इस एनर्जी के बारे में कैसे पता हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके इन बड़े पत्थरों को हिलाया और खड़ा किया होगा? कई थियरिस्ट्स का मानना है कि उन्हें बनाने का एक मकसद था। एलियंस ने हमारे पूर्वजों से कहा, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। उन एलियंस ने इन स्टोन लाइंस को खुद नहीं बनाया, इंसानों ने उन्हें एलियंस के ऑर्डर पर बनाया। शायद कार्नेक स्टोन्स अपोलो नाम के एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के लिए कोई साइन पोस्ट थे, जिससे वो अपने स्पेसक्राफ्ट से जगह को पहचान सकें, जो नॉर्थ की तरफ एंशिएंट गॉड्स की धरती हाइपरबोरिया की तरफ पॉइंट करते थे। कार्नेक से 1600 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है स्कैंडिनेविया, जो कि नॉर्स नाम के प्राचीन काल के लोगों का घर हुआ करता था। नॉर्स वो ट्राइबल जर्मैनिक लोग थे जो आज के समय के स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे में रहा करते थे। नॉर्स माइथोलॉजी में महान योद्धाओं की मॉडर्न वेपन्स, जटिल वॉर स्ट्रेटजीज और नेविगेशन की समझ की वजह से होने वाली जीत की कई कहानियां पाई जाती हैं। और ग्रीक्स की तरह ही नॉर्स माइथोलॉजी में भी सुपरनैचुरल बीइंग्स, दूसरी दुनियाओं और ताकतवर देवताओं का वर्णन किया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी के बीच कई समानताएं देखने को मिलती हैं। वाइकिंग गॉड ओडिन, जिसे गॉड ऑफ वॉर, डेथ और नॉलेज माना जाता था, उसके बीच और ग्रीक गॉड ज्यूस में कई समानताएं हैं। ज्यूस और ओडिन दोनों ही स्काई फादर गॉड्स हैं। वो आसमान में अपने रथों पर सवार होकर एक से दूसरी जगह जाया करते थे। आप किसी छोटे मोटे देवता की बात नहीं कर रहे, बल्कि सभी देवताओं के देवता की बात कर रहे हैं। तो जिसने भी ज्यूस और ओडिन के मिथ्स को इंस्पायर किया, उसका इन दोनों कल्चर्स में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अब अगर हथियारों की बात करें तो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स ने नॉर्स और ग्रीक गॉड्स के वेपन्स के बीच भी काफी समानताओं की तरफ इशारा किया है। ओडिन के हथियारों में एक स्फीयर यानी भाला हुआ करता था जो कभी अपना निशाना नहीं चूकता था। और नॉर्स गॉड थॉर, जिसे गॉड ऑफ स्टॉर्म्स और स्ट्रेंथ माना जाता है, उसके पास एक शक्तिशाली हैमर हुआ करता था। न ही सिर्फ ज्यूस के पास एक थंडरबोल्ट था, बल्कि ओडिन और उनके बेटे थॉर के पास भी विध्वंसक हथियार थे। थॉर का हैमर चीजें तबाह कर सकता था। यह हैमर का आइडिया ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट के आइडिया से काफी मिलता जुलता है। तो आप ये सोचने लगते हैं कि ज्यूस के थंडरबोल्ट और थॉर के हैमर की कहानी, क्या ये सच में उनके वेपन्स रहे होंगे, जैसा कि आज हमारे पास डायरेक्टेड एनर्जी बीम वेपन्स है? पर ये समानताएं बस ग्रीक और नॉर्स मिथ्स तक ही सीमित नहीं है। भारत में प्राचीन महागाथा महाभारत में भी स्पेस ट्रैवल की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले गॉड के धरती पर उतरने के बारे में लिखा गया है। वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि कई हजारों साल पहले हमारे प्लेनेट पर कई बड़े शहर हवा में मंडराते थे। उन्होंने शहर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उनके पास स्पेस शिप जैसा कोई शब्द नहीं था।
अचानक उन शहरों में से कई छोटे स्पेसक्राफ्ट निकलने लगे, जिन्हें उन्होंने विमान का नाम दिया। हिब्रू बाइबल में लिखे हुए एक एंशिएंट टेक्स्ट में भी एक प्रोफेट के बारे में लिखा है जिसने आसमान में एक सोफिस्टिकेटेड मशीन में ट्रैवल किया। वो थे इनॉक, ओल्ड टेस्टामेंट का प्रलय से पहले का 7वां प्रोफेट। तोरा में लिखा है, प्रभु उसे अपने अग्नि रथ पर बिठाकर स्वर्ग में ले गए। पर इन प्राचीन देवताओं में बस टेक्नोलॉजी की ही समानता नहीं थी। कथाओं के हिसाब से गॉड्स ने इंसानों के साथ संबंध भी बनाए। एंशिएंट मिथ्स ऐसी कहानियों से भरे हुए हैं जिनमें गॉड्स आसमान से उतरे और उन्होंने इंसानों से संबंध बनाए। नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी और यहाँ तक कि बाइबल में भी सन्स ऑफ गॉड्स का जिक्र है, जो माउंट ओलंपस या वल्हाला जैसी जगह से उतरकर पृथ्वी पर आए और इंसानों की औरतों की तरफ आकर्षित हो गए। होमर की इलियाड के मुताबिक ज्यूस स्पार्टा की एक महिला लेडा को चाहने लगे। एक दोपहर जब लेडा बगीचे में थी, ज्यूस एक सुंदर बगुले में बदल गए और उनके साथ संबंध बनाया। बाद में लेडा प्रेग्नेंट हो गईं। दुनिया भर की माइथोलॉजी में गॉड्स आसमान से धरती पर उतरे, इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और एक नई ह्यूमन ब्रीड की रचना की। इन रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को एंशिएंट्स ने डेमी गॉड या हाफ गॉड्स का नाम दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेमी गॉड्स वो सुपरनैचुरल हाइब्रिड जीव थे जो ह्यूमंस और एलियंस के रिश्तों से पैदा हुए। एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि ये जीव बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ था। दुनिया की कई सिविलाइजेशंस में ऐसा होता आया है। कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो कई मायनों में इंसानों से कहीं ज्यादा थे और उनका कनेक्शन सितारों से था। बाहरी शक्तियों के इंसानों के साथ हुए संबंध की कई कहानियां हमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी देखने को मिलती हैं। प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट में एक कहानी है, रानी कुंती और सूर्यदेव के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। सूर्यदेव, जिन्हें आप बाहरी दुनिया का मान सकते हैं, रानी कुंती और सूर्यदेव के इस संबंध से पैदा हुए कर्ण, जिन्हें महाभारत के महान नायकों में से एक माना जाता है। इसी तरह शायद दुनिया का सबसे चर्चित डेमी गॉड है ग्रीक हीरो हेरक्लीज, जिसे रोमन में हरक्यूलस के नाम से जाना जाता है। हरक्यूलस आधा इंसान आधा गॉड था। मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स ज्यादातर डेमी गॉड की कहानियों को काल्पनिक बता के खारिज कर देते हैं, पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि वो वास्तविक जीव हैं। ये एलियन टेरेस्ट्रियल हाइब्रिड के वो अकाउंट्स हैं जो मॉडर्न यूएफओ एलियन एब्डक्शन की कहानियों से मेल खाते हैं। स्टार चिल्ड्रन एक ऐसा शब्द जो प्राचीन ग्रंथों में इस्तेमाल हुआ है, जहां एक औरत ने किसी गॉड के दिव्य दर्शन प्राप्त किए और बिना किसी के साथ सोए प्रेग्नेंट हो गई। क्या आज के जमाने में हम ये मान सकते हैं? हाँ, आज हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो एलियंस धरती पर आए वो कोई एडवांस्ड फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे? ग्रीक माइथोलॉजी में हमें सेंटोरास, क्लिप्टोस जैसे अजीब आधे जेनेटिक इंसान और आधे जानवर की कहानियां भी मिलती हैं। क्या वो लोग कोई अजीब जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे जिनसे कि ये अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे थे? क्या प्राचीन सभ्यताओं में एलियंस और इंसानों के संबंधों से पैदा होने वाले जायंट्स के सबूत मिलते हैं? लवलॉक नुआडा 1800 की शुरुआत में पायूट इंडियंस की एक दंत कथा के मुताबिक एक जायंट्स की प्रजाति को उनकी ट्राइब ने खत्म कर दिया। बताया जाता है कि उन जायंट्स को गुफा में कैद करके जला दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में लवलॉक केव की खोज लोकल रैंचर्स ने की। जब उन्होंने गुफा की खुदाई की तो उन्हें इंसानी स्केलेटन मिलने लगे। वहां करीब 40 से 50 लोग मिले और उनमें से एक करीब 7 फुट 7 इंच लंबा था। उन सब के रेड हेयर थे। वो सच में जायंट्स थे। 19वीं शताब्दी में मिडवेस्ट, कैलिफोर्निया और डेथ वैली में कई जायंट्स के स्केलेटन्स पाए गए हैं। लवलॉक केव से बरामद हुए कुछ स्कल्स एक म्यूजियम के कैबिनेट में रखे हुए हैं। अगर आप इन जबड़ों को मॉडर्न ह्यूमंस के जबड़ों से कंपेयर करें तो पता चलता है कि उनका जबड़ा दरअसल कुछ ज्यादा ही बड़ा था। क्या नेवादा के कंकाल जायंट्स की एक जाति के धरती पर पुरातन काल से हमारे साथ एग्जिस्ट करने के सबूत हैं? और क्या ये एलियंस के वंशज थे? हिब्रू टेस्टामेंट के हिसाब से एक ऐसा ही जायंट 2500 साल पहले वैली ऑफ एलाह में दिखाई देता है। 9 फीट लंबा फिलिस्तीन जायंट जिसका नाम था गोलियत। डेविड और गोलियत की कहानी को अभी तक महज एक कहानी माना जाता था, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इजराइल में ऐसे सबूत ढूंढे हैं जो बताते हैं कि डेविड और गोलियत की लड़ाई हकीकत थी।
वहाँ एक पॉटरी का टुकड़ा मिला है जिस पर गोलियथ नाम गुदा हुआ है। दुनिया भर में डोलमन नाम के मेगालिथिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें जायंट्स की कब्रें कहा जाता है। इनका शेप ग्रीक अक्षर पाई जैसा होता है और ये विशाल पत्थरों से बने होते हैं। इन्हें ब्रॉन्ज पीरियड में बनाया गया था। ऐसी चीजों को देखकर लगता है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जायंट्स ने बनाया होगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी के एक सिद्धांत के हिसाब से कई सालों पहले एलियंस ने हमारे जीन्स में टारगेटेड म्यूटेशन के जरिए हमारे जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया होगा, शायद उन्हीं की बनाई किसी लैब में। साउथ अमेरिका के गलापागोस आइलैंड पर चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ एवोल्यूशन दी, पर उनकी थियरी भी बंदरों से इंसान बनने के बीच के डेवलपमेंटल गैप को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही, जिसे मिसिंग लिंक कहा जाता है। होमोसेपियंस करीब 3 लाख सालों से धरती पर रह रहे हैं, पर बस पिछले कुछ हजार सालों में हमारे ब्रेन का साइज 3 गुना बढ़ चुका है। ये ऑर्डिनरी एवोल्यूशन से मेल नहीं खाता। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे प्लेनेट पर ह्यूमन एवोल्यूशन को जंप स्टार्ट करने में एलियंस का हाथ रहा हो? साइंस मिसिंग लिंक को ढूंढने में नाकाम रही है, क्योंकि शायद वो मिसिंग लिंक इस धरती पर है ही नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में मौजूद है। 1996 में साइंस ने क्लोनिंग में सफलता पाई। क्या एलियंस के पास भी जेनेटिक्स की समझ होगी? सुमेरियन माइथोलॉजी कहती है कि उन्होंने दुनिया के पहले इंसान को जेनेटिकली इंजीनियर किया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमें भी एलियंस ने जेनेटिकली इंजीनियर किया हो। शायद एंशियंट मिथ्स में बताए गए जायंट्स और मॉन्स्टर्स जेनेटिक म्यूटेशंस के ही नतीजे थे। उन्होंने मिक्स्ड क्रिएचर्स बनाना शुरू कर दिए। स्कॉलर्स मानते हैं कि करीब 3000 बीसी में ह्यूमैनिटी ने सभ्यता और टेक्नोलॉजी में एक लंबी छलांग मारी। उस समय अचानक पूरी दुनिया में पिरामिड्स बनने लगे। क्या वो पूरी दुनिया को एक साथ आदेश दिया गया था? और क्या वो आदेश किसी दूसरी दुनिया से आया था? अगर एलियंस ने इंसानों की तरक्की में गति को बढ़ाने में मदद की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इंसानों को इतिहास में कई मुश्किल फैसले लेने में भी मदद की होगी? ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी एलियन रेस ने हमारे जेनेटिक कोड में एक तरह की एडवांसमेंट की हो। मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या एलियंस हमारे जैसे दिखते होंगे? नहीं, सवाल ही गलत है। वो किसी कोइंसिडेंस से हमारे जैसे नहीं दिखते। हम उनके जैसे दिखते हैं क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट्स हैं। पर अगर एलियंस ने इंसानों के साथ संबंध बनाए तो क्यों? क्या वो अपनी खत्म होती स्पीशीज को बचाना चाहते थे, या फिर अपने जेनेटिक्स ट्रेसेस धरती पर छुपाना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी एलियंस हमारे साथ रह रहे हों? ये देखने के लिए कि उनका एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।